जय गुरुदेव। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश सप्लीमेंट्री के चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप कारी का रिमेनिंग पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। कारी इज़ अ फास्ट लर्नर। कारी जल्दी सीखने वाला है, क्विक लर्नर, जल्दी सीख जाता है कोई भी चीज़। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज़ टॉट। तो ही मास्टर, वो क्या है, मास्टरी है, उसके पास निपुणता है उन सभी सिग्नल्स, संकेतों और आवाज़ों में जो कि उसको सिखाई गई हैं। देयर इज़ वन लेसन दो दैट एन इन्फेंट टेक्स 5 years टू लर्न, कारी इज़ नो एक्सेप्शन। तो एक ऐसा लेसन है, यद्यपि वो बहुत ही एक हाथी उसको सीखने में क्या करता है, समय लेता है 5 साल का समय लेता है। तो कारी इज़ नो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन होता है अपवाद। तो कारी कोई अपवाद नहीं है, उससे अलग नहीं है, उसको भी 5 वर्ष का समय उसको सीखने में लगेगा। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow। तो एक हाथी को मस्ट जरूर सिखाया जाना चाहिए। when to sit down कब बैठना है, when to walk कब चलना है, when to go fast कब तेज चलना है, and when to go slow और कब धीमे चलना है, स्लो चलना है। You teach him these things as you teach a child। तो आप उसको ये चीज़ें वैसे सिखाते हैं जैसे कि आप किसी बच्चे को सिखाते हैं। If you say that and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down। अगर आप उसको ये कहते हैं, धत धात का एक साउंड उसको बोलते हैं और उसके कान को क्या करते हैं, खींचते हैं, तो वो धीरे धीरे बैठना सीख जाता है। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुश हिज टंग फॉरवर्ड, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक। तो सिमिलरली इसी तरह से यदि आप उसे माली कहते हैं और उसकी ट्रंक सूंड को फॉरवर्ड आगे की ओर खींचते हैं, फॉरवर्ड में आगे, तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा कि ये जो सिग्नल है वो चलने के लिए है। कारी लर्न माली आफ्टर 3 lessons बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न थात। तो कारी सीख गया क्या, 3 बार सिखाने पर ही, 3 लेसन्स में ही वो माली सीख गया, लेकिन उसको समय लगा 3 सप्ताह का क्या सीखने में, थात सीखने में। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन। वो बैठने में उतना अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। तो और आप क्या आप जानते हैं कि एक हाथी को क्यों सिखाया जाना चाहिए बैठना? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder। क्योंकि वो बड़ा हो जाता है, जल्दी ऊंचा और ऊंचा होते चला जाता है आपसे भी, जो कि उसको क्या कर रहा है, उसकी टेक केयर कर रहा है, उसको सिखा रहा है। ठीक है। सो ताकि जब वो 2 या 3 साल का हो जाए, 2 और 3 years old हो जाए, तो आप उसकी पीठ पे आप केवल उसकी पीठ पे सीढ़ी से ही चढ़ सकते हैं, पहुंच सकते हैं सीढ़ी लेकर के। तो इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग थाट। तो इसलिए ये बेहतर होता है उसको बैठना सिखाना धात कहते हुए, कह करके, ताकि आप उसकी पीठ पे चढ़ सको। ठीक है। फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर राउंड ऑल द टाइम। तो कोई क्यों हर समय एक लैडर लेना पसंद करेगा, एक सीढ़ी लेकर के उसके साथ साथ चलना पसंद करेगा। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। और जो सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ है हाथी को सिखाना, वो है मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न
इट प्रॉपरली। तो सामान्यतया, जनरली, सामान्यतया वो कितना समय लेता है? 5 साल का समय लेता है इसको सीखने में ठीक से। प्रॉपरली यानी ठीक से इसको सीखने में 5 साल का समय लेता है। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड। तो ये जो मास्टर कॉल होती है ये एक विचित्र अजीब सी हिसिंग, सांप के फुफकार की जैसी आवाज़ और एक भाई की चीख जैसी मिली जुली इस तरह की एक आवाज़ होती है। एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर व फाइटिंग ईच अदर। ऐसी ये आवाज़ ऐसी होती है जैसे कि कोई सांप और कोई बाघ, टाइगर क्या कर रहे होते थे? लड़ रहे होते थे। इस तरह की ये आवाज़ होती है। एंड यू हैव टू मेक दैट साउंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर। तो आपको क्या करनी पड़ती है? इस तरह की आवाज़ के शोर उसके कान में करना पड़ता है, हाथी के कान में। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम मास्टर कॉल। और क्या आप जानते हैं कि जब आप उसको एक मास्टर कॉल देते हैं, मास्टर कॉल उसके कान पे, हाथी के कान पे, तो आप उससे क्या करने का अपेक्षा रखते हैं? If you are lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the stars above, you dare not stay very long anywhere. तो यदि आप क्या हो जाते हैं? जंगल में गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं और आप बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, और तब हर चीज़ वहाँ पे क्या होती है? हर जगह अंधेरा होता है, हर चीज़ ब्लैक होती है, एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, सिर्फ ऊपर तारों के अलावा। यानी तारों के अलावा हर चीज़ आपको काली दिखाई देती है, अंधेरा होता है वहाँ पे, और आपकी हिम्मत नहीं होती है। डेयर में हिम्मत होना, वहाँ अधिक देर रुके रहने की, कहीं पर भी इस तरह की किसी भी जगह पे अधिक देर रुके रहने की, आप में स्टे में रुके रहना, तो ऐसे रुके रहने की हिम्मत नहीं होती है। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस the elephant pushed down the tree in front of him with his trunk. तब एकमात्र चीज़, ओनली थिंग, आप क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं? आपको करनी होती है कि उस एलिफेंट को आपने मास्टर कॉल देनी होती है, और उसी क्षण, एडवांस, उसी समय जो हाथी होता है वो क्या करता है? पुश डाउन द ट्रीज, पेड़ों को उखाड़ता है जो कि उसके सामने होते हैं। इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट में उसके सामने जो भी पेड़ होते हैं उनको वो पुल डाउन, उखाड़ देता है अपनी ट्रंक से, अपनी सूंड से। दिस फ्रेटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। और ये इस तरह से ये क्या करती है? डरा देती है सारे जानवरों को, और डरा करके दूर भगा देती है, अवे दूर कर देती है। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। और जैसे ही जो पेड़ होते हैं वो आवाज़ करते हुए, क्रैशिंग, टूटने की जो आवाज़ है वो आवाज़ करते हुए नीचे गिरते हैं। जो बंदर होते हैं वो क्या होते हैं? अपनी स्लीप से, अपनी नींद से जाग जाते हैं और भागते हैं एक शाखा से, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में। यू कैन सी देम इन मूनलाइट, तो आप उनको चंद्रमा की रोशनी में, चांद की रोशनी में देख सकते हैं, भागते हुए बंदरों को, ठीक है। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो। और आप नीचे हर दिशा में जो स्टैग्स होते हैं, बारहसिंगे, उनको भी भागते हुए देख सकते हैं हर दिशा में। यू कैन हियर द ग्रॉल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। और पास ही में आप शेर, टाइगर की, बाघ की दहाड़ने की आवाज़, गुर्राने की आवाज़ भी, ग्रॉल में गुर्राने की आवाज़ भी सुन सकते हैं। इवन ही इज़ फ्राइटेंड, यहाँ तक कि वो भी भयभीत होता, डरा हुआ होता है, यानी इन सब आवाज़ों से वो भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुश डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट ट्री, द नेक्स्ट ट्री। तब हाथी क्या करता है? उखाड़ देता है अगले पेड़ को, उसके सामने के अगले पेड़ को, और उससे अगले पेड़ को, और अगले वाले पेड़ को वो उखाड़ना शुरू करता है। Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house। और शीघ्र ही आपको पता लगेगा कि उसने एक चौड़ी सी, उसने एक क्या बना ली है? रोड बना ली, सड़क बना ली है, ठीक जंगल के बीचों बीच से सीधे आपके घर तक। सो ये तो था आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर।
द फर्स्ट क्वेश्चन इज द enclosure in which Kari lived had a thatch that lay on thick tree stumps. Say only it was built that why it was built that way. तो जो बाड़ा था, इनक्लोजर था जिसमें कि कारी रहता था, वो छप्पर किन पे टिका हुआ था? मोटे मोटे ट्री स्टम्प्स पे, पेड़ के तनों पे टिका हुआ था। तो आप बताइए कि क्यों ये इस तरह से बना हुआ था। तो क्वेश्चन में ये भी है कि आपको चेक करना है पेज नंबर 8 पे जो पिक्चर दे रखा है उसको समझते हुए उसकी आपको व्याख्या जो उसमें की गई है प्यूलिन की, उसको देखते हुए ये आंसर देना है। सो आंसर है द एनक्लोजर वाज सो बिल्ट एज टू मेक इट सुटेबल फॉर कारी। जो वो बाड़ा था वो इस तरह से इसलिए बना हुआ था, वो बना हुआ था कारी के लिए, उसको उपयुक्त बनाने के लिए। ठीक है। कारी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल। कारी बम्प्ड मीन टकराता था, टकरा जाता था किनसे? पोल्स से, उन खंभों से जब वो घूमता था। तो इसके लिए सिंस दीज पोल्स वर थिक ट्री स्टम्प्स दे डिड नॉट गिव वे। तो चूंकि वो जो पोल्स थे, वो खंभे थे, वो क्या थे? बहुत ही मोटे पेड़ के तने थे, तो इसलिए वो क्या नहीं होते थे? गिव वे मीन होता है ढह जाना, तो वो इसलिए ढहते नहीं थे, निकलते नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड कारी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो क्या कारी अपनी मॉर्निंग बाथ को एंजॉय करता था रिवर में, इन द रिवर? आपको कारण देना है अपने आंसर में। मीन कि वो किस बात से आपको पता चलता है कि वो अपनी मॉर्निंग बाथ को एंजॉय करता था। आंसर, कारी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ। कारी अपनी मॉर्निंग बाथ का आनंद लेता था। इट वॉज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट ही ले इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये इस फैक्ट से क्या होता है? क्लियर होता है, स्पष्ट होता है कि वो काफ़ी देर तक, लंबे समय तक पानी में पड़ा रहता था। ऑन कमिंग आउट, और बाहर आने पर, ही वुड स्क्वील विथ प्लेजर। वो क्या करता था? खुशी से, प्लेजर से स्क्वील करता था, चिंगाड़ता था। तो इस फैक्ट से पता चलता है कि वो क्या था? एंजॉय करता था स्नान को, मॉर्निंग बाथ को। नंबर 3, फाइंडिंग गुड ट्विक्स फॉर कारी टुक अ लॉन्ग टाइम, वाई? तो कारी के लिए जो ट्विक्स, शाखाएँ, अच्छी शाखाएँ प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो क्यों, ऐसा क्यों था? फाइंडिंग गुड ट्विक्स फॉर कारी टुक अ लॉन्ग टाइम। तो कारी के लिए अच्छी शाखाएँ ढूंढने में, प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो फर्स्ट, द ऑथर वुड शार्पन हिज हैचेट विच वुड टेक हाफ एन आवर। तो सबसे पहले ऑथर को क्या करना पड़ता था? उसकी जो हैचेट थी, कुल्हाड़ी थी, उसको तेज़ करना पड़ता था, जिसमें आधा घंटा लगता था। इट वॉज नेसेसरी बिकॉज द एलिफेंट वुड नॉट टच म्यूटिलेटेड ट्विग। तो ये क्या था? बहुत ही नेसेसरी था, ज़रूरी था, क्योंकि वो हाथी क्या नहीं करेगा? जो म्यूटिलेटेड यानी कि ख़राब जो शाखाएँ थी उनको छुएगा भी नहीं। देन द ऑथर हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज। तो ऑथर को क्या करना पड़ता था? हर प्रकार के पेड़ों में चढ़ना पड़ता था। ही डिड इट टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग। तो वो इसलिए उसने ऐसा किया, करता था वो ऐसा कि उस क्या करने के लिए? जो टेंडर और डेलिकेट, नाजुक और कोमल जो ट्विक्स होती थी उनको प्राप्त करने के लिए वो ऐसा करता था। वो हर तरह के पेड़ों में चढ़ता था। ऑल दिस नेचुरली टुक अ लॉन्ग टाइम। तो नेचुरली ये क्या लेता था? बहुत ही ज़्यादा समय लेता था कारी के लिए ट्विक्स को इकट्ठा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड कारी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम? तो कारी अपने मित्र को स्ट्रीम में, पानी की धारा में क्यों फेंकता है? कारी पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द रिवर बिकॉज अ बॉय वॉज ड्रॉनिंग इन द वाटर। कारी अपने मित्र को पानी में, नदी में फेंक दी। कारी ने अपने मित्र को पानी में फेंक दिया क्योंकि एक लड़का क्या पानी में डूब रहा था। कारी हिमसेल्फ कुड नॉट सेव एंड कैरी द बॉय टू द शोर। तो कारी अपने आप से उस बच्चे को बचा करके
नदी के किनारे तक नहीं ला सकता था, क्योंकि एनिमल था, उसके पास हाथ नहीं होते, तो ऑब्वियसली उसको ज़रूरत थी हेल्प की अपने फ्रेंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारी वॉज लाइक अ बेबी, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन। तो कारी एक बच्चे के जैसा था, तो कौन से ऐसे पॉइंट हैं, मुख्य बिंदु क्या हैं बच्चे के साथ उसका कंपैरिजन करने के लिए। तो जो तुलना की गई है बच्चे के साथ उसकी आंसर, कारी वॉज लाइक अ बेबी। कारी एक बच्चे के जैसा था, लाइक अ बेबी, ही वॉज टू बी स्कॉल्डेड व्हेन ही वॉज नॉटी। तो एक बच्चे की तरह ही उसको डांटा जाता था, जबकि वो क्या करता था, उसको डांटना पड़ता था जब वो शरारत करता था, नॉटी होता था। अगेन लाइक अ बेबी ही लर्नड वेरी क्विकली, और आगे और किसी बच्चे के जैसे ही वो सीखता भी बहुत जल्दी था। ही समटाइम्स डिस मिस्चीफ लाइक अ बेबी, और कभी कभी वो बच्चे की तरह मिस्चीफ भी किया करता था, मिस्चीफ में शरारत भी किया करता था। बट ही क्वाइटली एक्सपेक्टेड पनिशमेंट व्हेन ही वॉज रॉन्ग, लेकिन शांति से वो एक्सेप्ट भी कर लेता था, स्वीकार भी कर लेता था अपनी सज़ा को, पनिशमेंट को, जब वो गलत होता था, अपनी गलती पर वो सज़ा भी एक्सेप्ट कर लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारी हेल्प हिमसेल्फ टू ईट ऑल द बनानास इन द हाउस विदाउट एनीवन्स नोटिसिंग इट, हाउ डिड ही डू इट। तो कारी अपनी खुद की मदद करता है घर से सारे केलों को खाने में, बिना किसी को नोटिस हुए, किसी को देखे, तो वो ये सब कैसे किया उसने। बनानास वर केप्ट ऑन अ लार्ज प्लेट ऑन अ टेबल इन डाइनिंग रूम। तो सारे केले एक बड़ी सी प्लेट में डाइनिंग रूम के एक टेबल में रखे हुए थे। द टेबल वॉज क्लोज टू विंडो, और जो टेबल थी, मेज़ थी, वो खिड़की के नज़दीक ही थी, विंडो के क्लोज थी, नज़दीक थी। कारी पुट हिज ट्रंक थ्रू द विंडो, कारी उस खिड़की से अपनी सूंड को, खिड़की से थ्रू मीन से, ठीक है, तो उस खिड़की से अपनी सूंड को क्या करता है, अंदर डाल देता है। कहाँ पे, ऑन द फ्रूट प्लेट, फ्रूट की प्लेट में। ही टुक ऑल द बनानास इन वन अटेम्प्ट, और एक ही अटेम्प्ट में, एक ही प्रयास में वो सारे बनानास को ले लेता है। नोबडी नोज अबाउट इट, और इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। बट वन डे द ऑथर फाउंड हिम डूइंग सो, पर एक दिन ऑथर उसको ऐसा करते हुए देख लेता है। कारी लर्नड द कमांड्स टू सिट एंड टू वॉक, व्हाट वर द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच कमांड। तो कारी ने क्या सीखा, कमांड सीखे, बैठने का और चलने का। तो ये जो कमांड के लिए इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी वो क्या थी, हर प्रत्येक दोनों ही कमांड क्या थी, दोनों कामों के लिए कमांड क्या दी जाती थी। द कमांड टू सिट वॉज टू से थत एंड पुल कारी बाय द ईयर। जो बैठने की कमांड थी, बैठने के लिए दिए जाने वाली जो कमांड थी, उसमें क्या कहना होता था, वो थत कह करके उसके सूंड को, सॉरी उसके ईयर को खींचना था, उसके कान को खींचना था, यानी उसके कान को खींचते हुए धत कहना था। द कमांड टू वॉक वॉज टू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और जो दूसरी कमांड थी चलने की, वो थी माली, माली कहना, उसके ट्रंक को आगे खींचते हुए। तो ये दो कमांड थी। व्हाट इज द मास्टर कॉल, वाई इज इट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न। तो एक मास्टर कॉल क्या होती है, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिग्नल क्यों होता है, इम्पोर्टेंट संकेत क्यों होता है एक हाथी के सीखने के लिए। टू टीच द मास्टर कॉल टू एन एलिफेंट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। एक हाथी को मास्टर कॉल सिखाना सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ होती थी। येट इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट, जबकि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट संकेत है एक हाथी के लिए हाथी के सीखने के लिए। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड। तो ये जो मास्टर कॉल है, ये एक अजीब सी, विचित्र सी हिसिंग और हॉलिंग साउंड है, यानी सांप के फुफकार और भय की चीख जैसी कोई एक साउंड है। इट सीम्स एज इफ अ स्नेक
एंड अ टाइगर वर फाइटिंग। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई सांप और कोई टाइगर बाघ लड़ रहे थे। अ ट्रेंड एलिफेंट कैन बी गिवन द मास्टर कॉल इन इट्स ईयर इन अ फॉरेस्ट। तो एक ट्रेंड प्रशिक्षित हाथी को ये दी जा सकती है मास्टर कॉल इसके कान में एक जंगल में। द एलिफेंट नोज दैट हिज मास्टर हैज़ लॉस्ट हिज वे। तो इसके देने के बाद एलिफेंट को पता चल जाता है कि उसका जो मालिक है वो क्या हो गया, जंगल में अपना रास्ता भूल गया है। ही देयरफॉर स्टार्ट्स अपरूटिंग ट्रीज। तो इसलिए वो क्या करना शुरू कर देता है, पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर देता है। दस ही क्रिएट्स अ पाथ थ्रू अ फॉरेस्ट टू द मास्टर्स हाउस। इस तरह से, इस प्रकार से वो एक रास्ते का निर्माण कर लेता है, एक रास्ता बना लेता है जंगल से होते हुए अपने मास्टर के घर तक। सो दीज वर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। जय गुरुदेव।